अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत से दिनों से बच्चे मैसेज कर रहे थे गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के लिए। तो आज आपको गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की बात करेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये लास्ट हमने लेक्चर में देखा था कि जो फैमिली दावे होते हैं उनके अंदर फैमिली कोर्ट ही एक्चुअली गार्डियन कोर्ट भी होता है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है ना कि फैमिली केस है, ये हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। तो आज कोशिश सबसे पहले मेरी ये होगी कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है वो देखें, और ये जो देखें कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि गार्डियन कोर्ट फैमिली कोर्ट में ये आता है या नहीं आता, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बड़ा क्लियर है और बड़ी चीज़ें इसके अंदर भी बताई हुई हैं। आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर ही बताई और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बताई हुई हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो आपका एक्ट है ना, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये 1890 का है। कब का है? 1890 का। अब ये 1890 से लेकर आज तक 1961 में, और जब 64 में जिस वक्त फैमिली कोर्ट एक्ट आया, तो उस वक्त इस कोर्ट को, जो फैमिली कोर्ट है, उसको गार्डियन का ओहदा दे दिया गया, जो उसके अंदर लिख दिया गया कि ये फैमिली कोर्ट एज ए गार्डियन कोर्ट क्या कर सकता है। सेक्शन कौन सा है? 20 है गालबन, सेक्शन 1960 में आया, 64 में। हाँ, 64 में। तो ये एक्ट एज ए गार्डियन कोर्ट करेगा सेक्शन 25 के अंदर। 25 में सर, जब गार्डियन का होगा तो फैमिली कोर्ट, जब गार्डियनशिप का कोई भी मैटर होगा तो फैमिली कोर्ट एक्ट क्या करेगा? एज अ गार्डियन जज करेगा। तो ये चीज़ें आपने इसीलिए इसको रिलेट करके पढ़नी है कि जो गार्डियन कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, मैंने आपको फैमिली दावाज जो 12 किस्म के थे, 11 फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उसका सेक्शन 25 है। कौन सा? 25। और इसका अगर 1965 का रूल देखेंगे, इसके रूल्स, तो उसका सेक्शन रूल है 7। उसके अंदर इसको लिखा हुआ है कि ये कैसे एक्ट करेगा। जो फैमिली कोर्ट होगा वो डीम्ड एज अ गार्डियन जज, और गार्डियन जज एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। फैमिली कोर्ट एक्ट ऐसे करेगा जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट जज है। गार्डियन कोर्ट एंड गार्डियन कोर्ट ऐसे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज की पावर होती है, ऐसे ही फैमिली कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? जैसे कि फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा ऐसे जैसे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी पावर क्या कर दी है? डेलीगेट कर दी हुई है। एक तो बात सेक्शन 25 फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर बता दी, ठीक है? मैं पढ़ के सुना दूं ताकि आपको क्या कहता है। अ फैमिली कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। फैमिली कोर्ट ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। किस पर्पज के लिए? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के लिए। सर, ये 1964 में बना जी, 64 में बना, और ये बहुत पुराना चला आ रहा था। वही ना। अच्छा, ठीक है, ये 18 का, वो 19 का। हाँ, ठीक है, ये 1890 का है, वो 1964 का है, ठीक है। एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल इन डीलिंग विद मैटर्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब इन दैट एक्ट। प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? उस एक्ट वाला होगा, बट वो कोर्ट जो है ना, वो जस्ट बिहेव लाइक अ डिस्ट्रिक्ट जज। फैमिली कोर्ट ही होगा, बिहेव लाइक अ डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द, जब वो एडजुडिकेट करेगा किसको? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को, ठीक है। अब गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को उसके अंदर भी लिख दिया गया कि कोर्ट कौन सी है, ठीक है, गार्डियन कोर्ट कहेंगे। तो अगर उसके डेफिनेशन क्लॉज देखिए, इसके अंदर चैप्टर उसने 4 चैप्टर बनाए हैं टोटल। किसके? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के। पहले चैप्टर का नाम प्रीलिमिनरी, जैसे कि आप जानते हो, प्रीलिमिनरी 1 सेक्शन से 4A तक। दूसरा चैप्टर है आपका अपॉइंटमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन, जो कि चैप्टर 2 है, और 5 to 19 इसके सेक्शंस हैं, ठीक है। इसी के अंदर वो जो इंटायरम हम लेते हैं,
जो कस्टडी आपको पता होता है सेक्शन 7 से गार्डियनशिप अप्लाई करते हैं, या आपके अंदर सेक्शन 12 की दरख्वास्त देते हैं इंटरम कस्टडी के लिए, ठीक है। अब प्रोसीजर फॉलो करने का इसने कहा ना सेक्शन 25 ने, तो प्रोसीजर 9, 10, 11 सेक्शन इसका वो प्रोसीजर है। उसने कहा है कि प्रोसीजर मैं दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन जस्ट टू कोर्ट टू इन ऑर्डर टू एडजुडिकेट ऑन दैट। जी, तो वो सेक्शन 9, 10, 11 के अंदर, फिर 12 में इंटरम किस तरह उसको रिलीफ, और अगर गार्डियन अपॉइंट करना है तो किन चीज़ों को कंसीडर करते हुए, वो 16 में है, ठीक है, इसी तरह 17 में है, तो वो चीज़ें सारी उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। फिर अगला चैप्टर 3, ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गार्डियन। इसके अंदर 4 चीज़ें डिस्कस की हैं उसने, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ गार्डियन। एक जर्नलिटी के बेस पे जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं गार्डियंस की और वार्ड की, गार्डियन की, वो है 20 से 23। फिर गार्डियन ऑफ पर्सन एंड गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, ये मेरे को किसी पर्सन का गार्डियन अपॉइंट होगा या प्रॉपर्टी का, हाँ, और प्रॉपर्टी का होगा तो क्या होंगी, वो पर्सन के लिए 24 से 26 है, ठीक है सर, और प्रॉपर्टी के लिए 27 से 37 है। फिर टर्मिनेशन, अपॉइंट भी होता है तो टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम अक्सर कहते हैं ना, गार्डियन ऑफ पर्सन के लिए परमानेंट जो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन होती है ना, पार जो गार्डियन कोर्ट की है ना, वो सेक्शन 25 में दी गई है। किसमें? 25। वो अक्सर आपने देखा होगा जो ऑपरेटिव इसके पार्ट होते हैं सेक्शन, वो 25 होता है, 12 होता है या 7 होता है। ये इसके अंदर जो ज़्यादातर ऑपरेटिव देख रहे हो, बाकी तो हम डिटो टाइप सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। फिर है टर्मिनेशन, ये इस पे सवाल बहुत आता होता है, जो ज़्यादा प्रपोजिशन में बताता है ना, बनाता है, तो वो प्रैक्टिस के पॉइंट है। वो जैसे सेक्शन 7 की पॉइंट प्रैक्टिस है, सेक्शन 12 की है, सेक्शन 17 के वो आपको कोर्ट ने मद्देनज़र रखना है, एप्लीकेशन कौन दे सकता है, सेक्शन 8 में कि कौन गार्डियन बन सकता है, ठीक है। तो वो सेक्शन 9, 10, 11 में एप्लीकेशन कैसे जाएंगे, समन बुलाए करें, कंटेंट्स क्या होंगे, कैसे सुना जाएगा, वो उसके अंदर है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे हम। और लास्ट चैप्टर है आपका सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, जिसके अंदर वो सेक्शन 47 इंपॉर्टेंट है, अपीलेबल ऑर्डर्स, ये सारे ऑर्डर्स होते हैं ना, इसमें डिक्री तो पास नहीं होती, तो कौन से अपीलेबल होते हैं, तो ये सारा आपका ओवरव्यू है। अब इसके अंदर जो ज्यूरिसडिक्शन की बात है ना, उसको मैं आज ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेक्शन 25 हमने देख लिया इसका कि ये क्या है, एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करेगा। कौन? फैमिली कोर्ट। जब गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट को उसने क्या करना है, इंटरटेन करना है, एडजुडिकेट करना है। तो रूल 7 है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है। फिर आपका इसी का सेक्शन 4A, पहले 4 पढ़ेंगे, 4 के अंदर डेफिनेशन है सेक्शन। अब ये देखिएगा ज़्यादातर की जो लॉज हैं उनकी डेफिनेशन कहाँ होती है, 2 में होती है ज़्यादातर लॉज की। कभी किसी के 3 में है, अगर आप जनरल क्लॉज एक्ट में देखें तो 3 में सही डेफिनेशन है। ये शाज़ो नादर ऐसे हैं, जैसे कि आपका है CRPC, उसकी भी सेक्शन 4 में है, इसकी भी सेक्शन 4 में है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जब हम कोर्ट की देखेंगे तो उसके अंदर 4 के सब सेक्शन 5 देखेंगे ना, 4, 5, तो उसके अंदर भी किसकी कोर्ट की डेफिनेशन बता रहा है, किसकी? कोर्ट की। तो मैं ज़रा वो आपको पढ़ के सुना दूं ताकि आप लोग उसको जो है एक थॉरोली जो है उसको समझ सको। तो वो क्या कहता है, 4 का सब सेक्शन 5 कहता है द कोर्ट मीन्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट having jurisdiction to entertain the application under this act for an order appointing or declaring a person to be a guardian. Appointment and declaring, ये देखो ना, अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन में फ़र्क है, याद रखना, मैं समझाऊंगा जब वहाँ चलेंगे। अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन, अपॉइंटमेंट होती नए सिरे से किसी फ्रेश बंदे को अपॉइंट करना एक प्रोसीजर के तहत, पहले होता है उसको डिक्लेयर करना कि भाई तू बन जा, ठीक। वो हम इसको ज़रा एलेबोरेट कर लेंगे, ठीक है। कहता है, और नंबर B है 5 का A पढ़ा और B, वेयर अ गार्डियन हैज़ बीन अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड इन परसुएंस ऑफ एनी सच एप्लीकेशन। कौन कौन सी एप्लीकेशन? द कोर्ट विच आर द कोर्ट ऑफ द ऑफिसर हु अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड द गार्डियन आर अंडर दिस एक्ट डीम टू हैव अपॉइंटेड आर डिक्लेयर द गार्डियन।
वो कोर्ट जिसको ये पावर दी गई वो डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। इन एनी मैटर रिलेटिंग टू पर्सन ऑफ द वार्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन प्लेस वेयर द वार्ड फॉर द टाइम बिंग ऑर्डिनरी रिजाइड्स। याद रखिए, इसीलिए कल आपको ये केस में डिस्कस कर रहा था कि बच्चा जहाँ रहता है क्या वहाँ गार्डियन का केस हो सकता है, तो आंसर इज यस। ऑर्डिनरी लेकिन जैसे परमानेंट की जरूरत, अब जैसे खुला में बताया कर सकती है वैसे, हाँ इसके अंदर भी डिट्टो वही बात बताई, ठीक है। इसी तरह इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड अंडर 4A, ये देखो 4A मैंने लिख दिया 4A कि उसको ट्रांसफर भी हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कहीं भी ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये आपका क्या होगा, कोर्ट क्या होगा, आपका गार्डियन कोर्ट की बात कर रहे हैं कि कौन सा कोर्ट होगा, तो गार्डियन कोर्ट है जी। अब 4A पढ़ते हैं, जरा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं पावर टू कन्फर ज्यूरिसडिक्शन ऑन सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर्स एंड टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग टू सच ऑफिसर्स। अब देखिए यहाँ पे डीम्ड एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा उसने, डीम्ड एज डिस्ट्रिक्ट जज फैमिली कोर्ट, ठीक है। बट ये तो होता है फैमिली सिविल जज फर्स्ट क्लास, वो ये 4A की वजह से यहाँ पे बैठे हुए, या हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 2 का चैप्टर 2 है, डिट्टो बातें वो करता है। इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे पढ़ी जाती हैं जैसे वॉल्यूम 3 मैंने सारा CRPC के साथ पढ़ाया, वॉल्यूम 2 इस तरह पढ़ा जाएगा, ठीक है। बाकी इंसॉल्वेंसी एक्ट है वो आगे, उसके साथ हम वो कुछ चैप्टर उसके हैं उसको भी देखेंगे। कहते हैं द हाई कोर्ट में बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर empower any officer exercising original civil jurisdiction। कौन है ओरिजिनल सिविल jurisdiction? कहाँ पे है, किसका? सिविल कोड ऑर्डिनेंस सेक्शन 7, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, आर ऑथोराइज द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू इम्पायर एनी सच ऑफिसर, या हाई कोर्ट उसको भेजेगा या उसको इम्पायर कर देगा, किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, इम्पायर एनी सच ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, जो उसके मतहत होंगे। आपको पता है हाई कोर्ट का मतहत कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट का मतहत कौन होता है, सिविल जज और मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ना, ये सारे इसके मतहत होते हैं, ठीक है। तो जो सिविल जज है इन्हीं को फैमिली जज का ओहदा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, to dispose of any proceeding under this act transferred to such officer under the provisions of this section, the judge of a district court may by order in writing transfer at any stage any proceeding under this act pending in this his court for disposal of any officer subordinate to empower him। वो अपने पास चला रहा था, चलते हुए भी उसको सेंड कर सकता है। and the judge of a district court may at any stage transfer to his own court, वापस भी ले सकता है, ठीक है, टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इम्पार्ट अंडर सबसेक्शन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन द कोर्ट ऑफ एनी अदर सच ऑफिसर, और किसी और को भेज सकता है। व्हेन एनी प्रोसीडिंग आर ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन इन एनी केस इन विच अ गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड, द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर दैट द कोर्ट ऑफ जज और ऑफिसर टू होम they are transferred shall for all or any of the proceeding purpose of this act be deemed to the court which appointed or declared the guardian। यानी उसको यही समझा जाएगा इसी ने पॉइंट। हाँ, अब देखें कोर्ट को 4-5 जगह पे सेक्शन 451 सेक्शन 4A में ट्रांसफ़र किया गया, वो भी कोर्ट है। अब ये याद रखिए, कोर्ट की डेफिनेशन जब भी आए या कोर्ट पूछेगा गार्डियन कोर्ट क्या है, जुरिसडिक्शन क्या है, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन 454A, इसके तहत जितना भी कोर्ट्स होंगी वो ही गार्डियन कोर्ट्स होंगी। ट्रांसफ़र की गई फिर भी उसने जो भी एडजुडिकेट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया या अपॉइंट कर दिया, सेक्शन 125 के तहत वो, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे उसने कहा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 2 के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस पे बहुत ज़रा कुछ पूछा जाता है, तो ये इसका ओवरव्यू है। कल इसके अंदर घुस जाएंगे कि गार्डियन पिटीशन कैसे होती है, कौन फाइल कर सकता है, किसके पास कर सकता है। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी वो बता देता हूँ, वो हम क्लैरिफाई कर। थैंक यू वेरी मच।